नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार सोनी और मैंने भी बीटेक किया है। बीटेक करके मैं भी एक भविष्य निर्माता की तरफ जो पथ है उसके ऊपर अग्रसर हूँ। आज मुझे ये वीडियो इसीलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी है। एक्चुअली मैं कभी वीडियो बनाना नहीं चाहता था यूट्यूब के ऊपर, लेकिन पिछले अभी 2 दिन पहले एक रिज़ल्ट आया है पटवारी का, जिसकी कंटिन्यूसली जब मैं वीडियो देख रहा हूँ तो वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि RSMSSB जिस पीक पॉइंट पे है, अब वो पीक पॉइंट आप समझ चुके होंगे कि मैं कौन से पीक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन RSMSSB की एक मैं सराहना भी करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये बताया है कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको किसी भर्ती को कराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो डायरेक्ट पंडित जी ने जो कुंडली बनाई है किसी भी कैंडिडेट की, आप वो अपलोड करवा लें फॉर्म के अंदर, और जिस भी बच्चे की ये लिखा हुआ हो कि इसे गवर्नमेंट के अंदर इसका जॉब है या गवर्नमेंट के अंदर इसे जॉब मिलेगी, तो आप केवल उन्हीं कैंडिडेट की भर्ती करवा लें। और जिसमें ये लगा हुआ है कि इसे तो 100% ही भर्ती मिलेगी, तो अगर लक के बेसिस पे ही आपको ये फैसला करना है कि कौन सा कैंडिडेट को लेना है और कौन से को नहीं लेना, तो ये काम तो अपने पंडित जी कर सकते हैं। फिर RSMSSB बोर्ड की जरूरत ही कहाँ है। अब जो रिजल्ट दिया है उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है। अब करवा चौथ का व्रत था, सारी महिलाओं को एक ही दिन पेपर करवाना था, तो अगर आपको पेपर एक ही दिन करवाना था तो क्या आप 2 डेट अलग डिसाइड नहीं कर सकते थे? करवा चौथ की डेट लेना क्या कंपलसरी हो गया क्या RSMSSB बोर्ड के लिए? ऐसा कौन से टाइम के ऊपर वो अपने पेपर्स को करवा रही है? ये तो सारी सोची समझी चाल है कि किस तरीके से कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है। इसका मतलब तो पेपर और वैकेंसी निकालने से पहले ये पता चल जाता है कि कौन सा कैंडिडेट उस भर्ती के अंदर आएगा। तो जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट है, जो गरीब परिवार के स्टूडेंट है, उन्हें तो किसी तरीके की कोई जॉब मिलनी नहीं है राजस्थान के अंदर। और अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के और रिजल्ट्स को उठा के देख लें। नॉर्मलाइजेशन आप कर रहे हैं, सारी महिलाओं को आप एक एग्ज़ाम के अंदर बिठा रहे हैं, वहाँ का आप एवरेज मार्क्स निकाल रहे हो, वो आपके 93 94 के हिसाब से आ रहा है। और जो मेहनत करने वाले जो बच्चे हैं, लड़के हैं, जिनको आपने 24 तारीख को एक शिफ्ट में डाल दिया, जो सेकंड शिफ्ट है उसका आप उन्होंने एवरेज निकालते हो 108 109 के करीब। तो ये जो गैप बन रहा है, और फिर ये कौन सा तरीका है जब चारों पेपर बनाई RSMSS भी रही है। ठीक है, अब एक कैंडिडेट है जो मेहनत कर रहा है, जिसको ये पता नहीं है उसका कौन सा शिफ्ट में पेपर आएगा, वो अपनी मेहनत पे ध्यान देता है और उस पेपर को पूरा अटेम्प्ट करता है, और वहाँ अपना 100% दे के अगर वो 70% 80% लेके आ रहा है, और एक बंदा जो किसी पहली शिफ्ट में आ रहा है और वो मेहनत नहीं कर रहा, उसके नंबर उन्होंने एवरेज आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके 40-50%, तो RSMSS भी ये डिसाइड करेगी क्या कि जिस बच्चे के पेपर कम आ रहे हैं वो वाकई में पढ़ने वाला है, वो पेपर टफ है, ये पेपर ईजी है? तो ये कौन सा बेसिस है? आपने नॉर्मलाइजेशन अपनाया है, तो नॉर्मलाइजेशन तो और भी कई एग्जाम्स होते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए मैं गेट का बताना चाहूँ, गेट का भी पेपर लेवल सेट होता है। ठीक है, उसमें तो किसी तरीके की कोई चीटिंग नहीं होती। गेट के अंदर कट ऑफ है, वो भी 30% 33% के नियर अबाउट रहती है। 3 घंटे का वो पेपर करवाते हैं। तो ये RSMSSB को सोचना चाहिए कि जो बंदे रो मार्क्स में कट ऑफ से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं, आप उसे नॉर्मलाइजेशन में कम कैसे कर सकते हैं? आपको जज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो बंदे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं वो वाकई में टैलेंटेड है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये जजमेंट तो RSMSSB को देखना चाहिए ना। अब मैं वो जो कमेटी, आज मैंने देखा है कि RSMSSB ने एक कमेटी बताई है जिसके सामने वो विचारार्थ रखेंगे अपने नॉर्मलाइजेशन को, तो मैं उस कमेटी मेंबर से ये कहना चाहूँ कि अगर आपका बच्चा वहाँ हो और उसके अगर कट ऑफ से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आपके मन पे क्या बीतेगी? वो पेरेंट्स आज क्या सोच रहे होंगे जो इस पटवारी परीक्षा से कई आस लगा के बैठे हैं, कट ऑफ से ऊपर नंबर ला रहे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि RSMSSB कह रही है कि वो मेहनत करने वाले बच्चे नहीं हैं, उनको तो पेपर ईजी दे दिया हमने। तो सारी गलतियाँ RSMSSB भुगत रहा है बच्चा, तो ये आप कैसे मान सकते? ये चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और जो आपके RSMSSB बोर्ड के हरिप्रसाद शर्मा जी है, मैं उनसे एक बार कहूँगा कि आप अपने पद से अलग हटके उन पेरेंट्स की तरह सोचें जिनका बच्चा इस पटवारी एग्जाम में बैठा है और जिसमें कट ऑफ से ऊपर वो मार्क्स लेके आया है, आप उसका सिलेक्शन नहीं कर रहे। तो आप अपने नॉर्मलाइजेशन को इस लेवल पे लेके आएँ कि एटलीस्ट कट ऑफ मार्क्स जो है वो तो कम मत करो, आप रो मार्क्स तो कम मत करो। अब रो मार्क्स कैसे कम कर सकते हो? ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं आप अपने पेपर को? अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि हम एक जैसा पेपर नहीं बना सकते, तो रीट ने भी तो इतने बड़े लेवल के ऊपर एक पेपर करवाया, आपने क्यों नहीं करवाया? इसका मतलब आपको तो लेना ही नहीं है कैंडिडेट को जो मेहनत करने वाले हैं। ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है यहाँ से। तो अगर आपको पहले से डिसाइडेड है तो क्यों तो आप पेरेंट्स को सपना दिखाते हो कि आपका बच्चा गवर्नमेंट में लगने लायक है? अगर आप पहले ही कहते हैं कि भाई आपका जो बच्चा है, अगर आप गरीब परिवार के बच्चे हैं, आप उन्हें नहीं ले सकते, मेहनती बच्चे उनको नहीं ले सकते, तो आप पहले से ही कह दो ना। आप अपने एग्जाम फॉर्म के अंदर बना लो ना ये सारी चीज़ें कि भाई जो गरीब है, जो मेहनती है, वो इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। अब अगर आपने कुछ किया है, पेपर बिका है, नहीं बिका, जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम मानते हैं, लेकिन इस पटवारी परीक्षा में तो जो गड़बड़ है वो आपके सामने ही है। 230 आ रहे हैं, 222 आ रहे हैं, 225 नंबर जिनके रो मार्क्स आ रहे हैं, वो बच्चे घर बैठे हैं।
ठीक है, हो सकता है कई बच्चों ने तो अपने जो हौसले हैं वो तोड़ ही दिए होंगे, आगे आने वाले काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं वो क्लियर नहीं कर पा रहे। आरपीएससी का आरएस जैसा टफ एग्ज़ाम, एसआई जैसा टफ एग्ज़ाम बच्चे निकाल के बैठे हैं, पर वो पटवारी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उनको ईजी शिफ्ट दे दी गई। ईजी शिफ्ट देने वाला आरएसएम एसएसबी बोर्ड, शिफ्ट को डिसाइड करने वाला आरएसएम एसएसबी बोर्ड, तो भुगतने वाले अभ्यर्थी कैसे? तो ये सारी चीज़ें तो आरएसएम एसएसबी बोर्ड के हरिप्रसाद शर्मा जी को पता करना चाहिए। अगर उन्होंने कमेटी बना के किसी तरीके का पेपर बनाया है तो कमेटी जिम्मेदार है ना, उन्होंने 4 लेवल नहीं बनाए, तो इसका हर्जाना कमेटी भुगतेगी, बच्चे क्यों? बच्चों ने तो अपना पूरा 100% दिया उस पेपर के अंदर। तो मेरी तो देखो सबसे यही गुजारिश है, अगर राजस्थान सरकार को बहुत एक अच्छे मुकाम तक अपने कार्यालय में एक अच्छे युवाओं को अगर रोज़गार देना है जो मेहनती हो और जो मेहनत करते हैं और हर तरीके से हर फील्ड में वो विकासशील हैं, ठीक है, तो अगर ये चीज़ें और इस तरीके के युवाएं वो अपने कार्यालय में चाहते हैं और अपने जितने भी योजनाएं हैं या जितना भी जो सरकारी सेवाएं हैं या सरकारी कामकाज है उन्हें अगर सुचारू रूप से वो रन करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें होनहार और नौजवान युवकों को मौका देना पड़ेगा। और जो ये होने वाला करप्शन है, मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें हुई है कि आपने रो मार्क्स को कम कर दिया, 24 तारीख को आपने सारे के सारे लड़कों को एक साथ कर दिया, लड़कियों के आपने एक साथ कर दिया, तो क्या जब नॉर्मलाइजेशन किया तो क्या बोर्ड ने ये सोचा कि मैंने जब 23 तारीख को करवा चौथ का व्रत था या जो भी इशू रहा उस वजह से मैंने पेपर पहले करवाया जिसमें सारी की सारी गर्ल्स थी, लेडीज़ थी, तो ये तो ओवरऑल देखा ही जा रहा है कि लेडीज़ की कट ऑफ तो कम रहती है। कट ऑफ रहने का कारण ही क्या है कि लेडीज़ जो पेपर है पूरा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाती। तो ये चीज़ें तो बोर्ड को अपने सामने रखनी चाहिए ना। क्या ये पैरामीटर उस नॉर्मलाइजेशन में है? नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में तो केवल ये है कि उस कैंडिडेट में कितने कैंडिडेट बैठे हैं, उनके एवरेज मार्क्स निकाल लो आप। तो ये चीज़ें हैं। मैं कमेटी से यही गुजारिश करूँगा कि कमेटी इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान दे और पैरामीटर्स को ध्यान दे के जो भी अपना डिसीजन है वो एटलीस्ट उन युवाओं को देखें जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, जो रो मार्क्स उनके कट ऑफ से ज़्यादा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब आप सोचें कि नॉर्मलाइजेशन में भी किसी के 10-12 नंबर बढ़े होंगे तब जाके वो 219 220 तक पहुँचे होंगे, वो तो पहले से ही रो मार्क में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं यही उम्मीद करता हूँ आपके आरएसएम एसएसबी बोर्ड के हरिप्रसाद चेयरमैन सर से और जो भी कमेटी के मेंबर हैं उन्हीं से कि वो अपना सही डिसीजन बच्चों के हित में और राजस्थान सरकार की एक अच्छी इमेज बने उसके हित में प्रोवाइड करें। नमस्कार सर।